प्रदेश में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में डी फैक्टर चलेगा। क्या डी फैक्टर के जरिए ही राजनीतिक दलों के सिर जो है वो जीत का सेहरा सजेगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सभी पार्टियां यूपी में डी फैक्टर पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही हैं, जिनमें बीजेपी भी शामिल है। जानकारी के अनुसार लोकसभा चुनावों में यूपी में पार्टी के खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने खास प्लान तैयार किया है। इस प्लान के तहत बीजेपी संविधान के मुद्दे पर छिटके दलित वोट बैंक को फिर से पाने की कोशिश में है। दावा है कि इसके लिए बीजेपी ने मलिन बस्तियों के पुनरुद्धार की योजना बनाई है, जिसके तहत प्रत्येक नगर निगम में एक मलिन बस्ती को चिन्हित कर वहां बहुमंजिला आवासीय परिसर का विकास किया जाएगा। इस आवासीय परिसर के पास स्कूल, बाजार और पार्क जैसी सुविधाएं मौजूद रहेंगी। इतना ही नहीं, बाजार में बनी दुकानें मलिन बस्ती के परिवारों को ही आवंटित की जाएंगी। साथ ही जो पार्क बनाए जाएंगे उसकी देखरेख की जिम्मेदारी भी इन्हें ही दी जाएगी। दावा है कि इन योजनाओं से पूरे प्रदेश में मलिन बस्तियों का पुनरुद्धार हो सकेगा और यहाँ के लोगों का जीवन स्तर बेहतर हो सकेगा, जिसका फायदा अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन से उत्साहित कांग्रेस की भी नजर अब प्रदेश में होने वाले अगले विधानसभा चुनावों पर है और इसके लिए कांग्रेस ने भी वोट प्लान तैयार किया है, ताकि वंचित समाज में पैठ बढ़ाई जा सके। जानकारी के मुताबिक लोकसभा चुनाव के परिणाम से उत्साहित कांग्रेस वंचित समाज में अपनी पैठ बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी वंचित समाज को न्याय यात्रा की उपलब्धियां बताएगी। इसके साथ ही अन्याय अत्याचार निवारण समिति का गठन करने की भी तैयारी है, ताकि वंचित समाज की लड़ाई लड़ी जा सके। प्रदेश स्तरीय वंचित सम्मेलनों के आयोजन की भी तैयारी है। कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें 2 महीने के अंदर प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 1000 वंचित समुदाय के लोगों को जोड़ने की योजना है। प्रत्येक मंडल में वंचित समाज के संगठनों, नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं की सूची बनाकर 15 दिनों में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी हमेशा दलितों के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं, हर एक पीड़ित के साथ खड़े होते हैं। अब दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अत्याचार दलितों पर हो रहा है। हम उनके साथ खड़े होंगे, हमारा नैतिक कर्तव्य है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इस प्लान को सिर्फ ढकोसला करार दिया। विपक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है वो दलितों, वंचितों, शोषितों का प्रारंभ से लेकर अब तक विरोधी रहा है। दरअसल कांग्रेस वंचित समाज पर फोकस कर उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से अपनी जड़ें जमाने की फिराक में है। तो वहीं लोकसभा चुनाव में पार्टी के शानदार प्रदर्शन से उत्साहित अखिलेश यादव ने भी डी फैक्टर पर अब काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव का पीडीएफ फॉर्मूला काम आया और जिसकी बदौलत उनकी पार्टी को 37 सीटें मिली। लेकिन अब अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव का ज्यादा फोकस पीडीएफ फॉर्मूले में डी पर रहेगा। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में मिले दलितों के समर्थन को आगे भी बरकरार रखना चाहेगी और इसके लिए पार्टी ने कई रणनीतियां तैयार की हैं। जानकारी के मुताबिक यूपी में दलितों को लुभाने के लिए नए सिरे से अभियान चलाने की तैयारी है। गाँव में पीडीएफ पंचायत का आयोजन किया जाएगा। पार्टी के दलित नेता अपने समाज की पंचायत लगाएंगे। साथ ही अखिलेश यादव अपने 2 सांसदों अवधेश प्रसाद और आर.के. चौधरी को फ्रंट पर रखकर दलितों को रिझाने की कोशिश करेंगे। समाजवादी पार्टी दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, आदिवासियों को, सबको जोड़ने के लिए लगातार कार्यक्रम कर रही है, आगे भी करेगी। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी सिर्फ अपने फायदे के लिए दलितों की बात करती है। दलित का नाम केवल तब आता है जो हारने वाले का हो, घाटे का समान हो तो दलित आगे, और जब लाभ के पद हो, लाभ लेना हो तो परिवार सामने आ जाता है। अखिलेश यादव का ऐसा मानना है कि अगर उन्हें 2027 में यूपी में सत्ता में आना है तो उन्हें डी फैक्टर यानी दलित फैक्टर पर लगातार काम करना होगा। सिर्फ राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी दलितों को और करीब लाने की कोशिश कर रहा है। और हम आपको बता दें कि संघ की योजना अपने शताब्दी वर्ष से पहले दलित और पिछड़ों में अपनी पैठ को मजबूत करने की है। इसके लिए संघ अपनी शाखाओं को सभी ग्राम पंचायतों तक स्थापित करेगा। शाखा से अधिक दलितों को जोड़ा जाएगा। दलित बस्तियों में सामाजिक समरसता का कार्यक्रम चलाया जाएगा। ऐसी बस्तियों में दलितों की समस्या का समाधान किया जाएगा। संघ की योजना ज्यादा से ज्यादा गाँव में नियमित शाखाएं लगाने की है। मध्य प्रदेश के मदरसों पर मनमर्जी करने का आरोप लगा है और इसका जायजा लेने के लिए जी न्यूज की टीम कई मदरसों में पहुंची, लेकिन मदरसे आज बंद पाए गए, जिस पर सवाल खड़ा हो गया क्योंकि इन मदरसों में रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी रहती है। जबकि सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक रविवार को छुट्टी रखना अनिवार्य है, लेकिन मदरसा संचालक इन नियमों को मानने को तैयार नहीं है। जी न्यूज की टीम जब राजगढ़ के एक मदरसे में पहुंची तो वहाँ ताला लगा हुआ मिला। राजगढ़ के रसूलपुरा के एक मदरसे में मैं मौजूद हूँ और आज देख सकते हैं यहाँ पर ताला लगा हुआ है
मदरसे के प्रिंसिपल ने साफ कहा कि यहाँ छुट्टी रविवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को होती है। जुम्मे की नमाज होती है और उसकी तैयारी के लिए छुट्टी रखी जाती है। कुछ ऐसे ही हालात मंदसौर के मदरसे में भी नजर आए। शुक्रवार होने की वजह से मदरसे में ताला जड़ा मिला। मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों की छुट्टी शनिवार रविवार को होती है, लेकिन मदरसों में बच्चों को शुक्रवार की छुट्टी देकर उनको रविवार को बुलाया जाता है। मध्य प्रदेश में करीब 1500 के आसपास मदरसे सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं, लेकिन ये मदरसे शिक्षा विभाग की गाइडलाइन मानने को तैयार नहीं है। साथ ही कई मदरसों में ऐसे बच्चों की भी एंट्री है जो कभी मदरसा आते ही नहीं। मदरसों की मनमानी पर मध्य प्रदेश में अब सियासत भी गरमाई हुई है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर नजर आई, जबकि कुछ दिन पहले ही प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने ऐसे मदरसों पर कार्रवाई का भरोसा दिया था। कांग्रेस ने मदरसों का समर्थन किया और जुमे के दिन छुट्टी देने के फैसले को सही ठहराया। गाइडलाइन हो, आप किसी दिन अपने घर में आराम करना चाहते, विश्राम करना चाहते, ये आप पे निर्भर है। अच्छा, पर ऐसा तो ये सरकार तय करेगी कि हम खाना खाएं ना खाएं। जबकि प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने साफ कहा था कि मध्य प्रदेश में मदरसों की मनमानी नहीं चलेगी। जो स्कूली शिक्षा विभाग की जो हमारे कार्य दिवस है, शिक्षण दिवस है, हमारे अवकाश के दिवस हैं, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। फिलहाल मदरसे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार का दौर जारी है। बिहार में एक के बाद एक कई पुल टूटने की घटनाओं पर अब सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेरा तो एनडीए के नेता उनका बचाव करते दिखाई दिए। बिहार में पिछले 15 दिन में 12 पुलों के गिरने से सवाल खड़े हो रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए नीतीश और जेडीयू को जिम्मेदार ठहरा रही है तो एनडीए के नेता उनका बचाव कर रहे हैं। 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का। जो विपक्ष इस पे सवाल खड़े कर रहा है, उस विपक्ष को भी समझने की जरूरत है भैया कि ये पुल रातों रात निर्माण नहीं हुआ। ये उसी समय निर्माण हुआ है जिस वक्त ये लोग भी सरकार में थे। वहीं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि पुल गिरने की घटनाओं पर राज्य सरकार चिंतित है और जांच की जा रही है। बिहार में जो भी पुल गिरे हैं उसके प्रति बिहार की सरकार बहुत ही तत्परता के साथ और गंभीरता के साथ ली है। पुल के गिरने का वजह और उसमें जो भी लापरवाही किए होंगे और जो दोषी पाए जाएंगे, राज्य सरकार, बिहार सरकार उस पे कार्रवाई करेगी। साइबर ठगों के निशाने पर राजनेता भी आ गए हैं। फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत साइबर क्राइम का शिकार हो गए और बदमाशों ने मुकेश राजपूत को अपना निशाना बनाया। साइबर ठगों ने मुकेश राजपूत का फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और लोगों से मुकेश राजपूत के नाम पर पैसे मांगने लगे। कुछ लोगों ने मुकेश राजपूत को फोन करके मामले की जानकारी दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके साइबर ठगी की जानकारी दी। अपनी पोस्ट में उन्होंने लोगों से अपील की और कहा कि किसी ने उनके नाम से फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया जो लोगों से मेरे नाम पर पैसे मांग रहा है। फिलहाल इसकी शिकायत कर दी गई और लोगों से किसी के झांसे में न आने की सलाह दी गई। सांसद मुकेश राजपूत ने बताया कि मामले की शिकायत अधिकारियों से कर दी गई है, कानूनी कार्रवाई भी जारी है। T20 वर्ल्ड कप जीतकर गुरुवार को वापस लौटी टीम इंडिया ने सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। पीएम आवास पर खिलाड़ियों ने करीब 1 घंटे का समय बिताया और इसका वीडियो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी किया गया। और वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोहित शर्मा और उनकी टीम से फाइनल मुकाबले को लेकर कई सवाल करते दिखाई दिए और खिलाड़ियों ने इन सवालों का जवाब दिया। इस दौरान कप्तान रोहित शर्मा ने पीएम को बताया कि टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए कितनी मेहनत की थी। हमने सब लोगों ने उस चीज का इतना वेट किया, इतना मेहनत किया। बहुत बार हमारे पास, बिल्कुल पास में आया था वर्ल्ड कप, बट हम आगे नहीं जा सके। लेकिन इस बार सब लोगों की वजह से हम उस चीज को हासिल कर सके। विराट कोहली ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ T20 वर्ल्ड कप में अपनी फॉर्म को लेकर कोच राहुल द्रविड़ से हुई बातचीत का जिक्र किया। एक समय पे मैंने राहुल भाई को भी बोला कि मैंने अपने आप को और टीम को दोनों को न्याय नहीं दिया अभी तक। तो इन्होंने मुझे बोला कि जब सिचुएशन आएगी तो मुझे भरोसा है कि तुम परफॉर्म करोगे। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक्सीडेंट के दौरान उनकी मां को फोन कर हाल जानने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया। जब आपको कॉल आया, मम्मी ने मेरे को बताया कि सर ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब थोड़ा मेंटली रिलैक्स हुआ काफी।
T20 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी टीम इंडिया से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने वाले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और उन्हें जीत की शुभकामनाएं भी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जुलाई से शुरू हो रही पेरिस ओलंपिक्स के लिए रवाना हो रहे ज्यादातर खिलाड़ियों से सीधे मुलाकात की है, जबकि विदेश में ट्रेनिंग कर रहे नीरज चोपड़ा समेत कुछ खिलाड़ी वीडियो कॉल के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिलाड़ियों को हार जीत की चिंता किए बिना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर फोकस करने का गुरु मंत्र दिया है। आप चिंता छोड़ दीजिए दोस्तों, आप खेलिए अच्छा बस। अरे मेडल आते भी हैं, नहीं भी आते, क्या है, ये प्रेशर कभी मत रखिए। हाँ, अपना 100% बेस्ट देना है, ये मिजाज अपना होना चाहिए। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई ऐसे खिलाड़ियों से भी बात की जो पहली बार ओलंपिक्स में जा रहे हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो बिकॉज ओलंपिक्स में जाने का सपना तो स्टार्टिंग से ही था मेरा, जब से स्पोर्ट्स स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट भी है और साथ में मोटिवेशन भी है काफ़ी कि देश के लिए मैं कुछ अच्छा करके आऊँ वहाँ। खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने भरोसा जताया कि इस बार पेरिस में भारतीय ओलंपिक टीम पिछले ओलंपिक से भी ज्यादा शानदार प्रदर्शन करेगी और देश को T20 वर्ल्ड कप के बाद एक और जश्न मनाने का मौका देगी। पेरिस ओलंपिक के लिए रवाना होने से पहले भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों का भी हौसला बढ़ाया और हॉकी में मेडल की सबसे ज्यादा उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हॉकी के खिलाड़ियों पर मेडल का सबसे ज्यादा दबाव रहता है और उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है हॉकी के खिलाड़ियों पर, क्योंकि देश का हर बच्चा ही मानता है ये तो हमारा खेल है, ये हम कैसे हार सकते हैं। वही बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने पीएम मोदी को भरोसा दिया कि इस बार वो गोल्ड जीतकर देश का गौरव बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगी। फर्स्ट ओलंपिक्स में 2016 में सिल्वर लेके आई थी और 2020 टोक्यो में ब्रॉन्ज लेके आई थी, तो इस बार आई होप आई चेंज द कलर सर एंड आई होप आई कम बैक विद अ मेडल। पीएम मोदी ने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े भाला फेंक चैंपियन नीरज चोपड़ा से खास डिमांड की है और नीरज चोपड़ा ने भी उसे पूरा करने का पक्का वादा किया है। तेरा चूरमा अभी तक आया नहीं। चूरमा लेके आएंगे सर इस बार। पिछली बार वो दिल्ली में चीनी वाला चूरमा था, आपको हरियाणा का वही तो। और नहीं, मुझे तेरी बाघ के हाथ का चूरमा खाना है। पक्का सर। तो वहीं पीएम मोदी ने अपने साथ मैच के दौरान भगवान लड्डू गोपाल की मूर्ति रखने वाली एथलीट प्रियंका गोस्वामी से भी बात की है। बालकृष्ण कहाँ है? सर मेरे पास ही है, यहीं पे स्विट्जरलैंड में। इस बार भी बालकृष्ण को लेके जा रही हो ना? हाँ जी सर, ओलंपिक्स, उनका भी दूसरा ओलंपिक्स है। अयोध्या में इस साल राम मंदिर में हुए आतंकी हमले की आज 19वीं बरसी है। 5 जुलाई 2005 को राम मंदिर पर हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। वहीं राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने हमले में शामिल आतंकियों को मार गिराया था। 19 साल पहले लश्कर ए तैयबा के 5 आतंकी राम मंदिर पर हमला करने के नापाक मंसूबों से अयोध्या में घुसे थे और आतंकियों ने 5 जुलाई साल 2005 को राम मंदिर पर हमला कर दिया था। उस वक्त रामलला मंदिर के अस्थायी टेंट में विराजमान थे। आतंकियों ने रामलला की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए रॉकेट लॉन्चर फेंका और बैरिकेडिंग तोड़कर सीता रसोई में घुसने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने 5 आतंकियों को मार गिराया। भगवान के उस मंडप पर लॉन्चर फेंकने लगी और इसके बाद इधर से भी CRPF वाले जो वहाँ पीछे रहे तो सब भाग गए, लेकिन इधर वाले जो थे CRPF वाले इन्हें जुट गए अपना, बस वहाँ गोली छोड़ने लगे, चलाने लगे जहाँ से लंचर आया। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की 19वीं बरसी को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राम मंदिर जाने वाले रास्ते को येलो जोन एरिया घोषित करते हुए सभी गलियों और चौराहों पर बैरिकेडिंग की गई है और पुलिस की कई टीमें संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रही हैं। श्री राम जन्मभूमि हनुमानगढ़ी और जो येलो जोन के महत्वपूर्ण स्थान हैं उनमें येलो जोन की सुरक्षा लगी है। लगभग हमारे ऐसे 49 पॉइंट हैं जिन पे हमने पिकेट और PSC लगाई है। मध्य प्रदेश के खंडवा में ATS ने इंडियन मुजाहिदीन के एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है जो देश में बड़ी आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहा था। ATS ने न सिर्फ इस आतंकी को गिरफ्तार किया बल्कि उसके पूरे मॉड्यूल का पता भी लगाया।
मध्य प्रदेश एटीएस के मुताबिक पकड़े गए इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी का नाम फैजान शेख है, जिसके पास से भारी मात्रा में हथियार और जिहादी साहित्य बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि एटीएस को आतंकी फैजान शेख के मोबाइल से कई आतंकी संगठनों के संपर्क में होने के सबूत मिले हैं। इसे गिरफ्तार किया गया है, यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में IM, ISI, IS एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं ये जब्त किया गया है। एटीएस की पूछताछ में आतंकी फैजान शेख ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। एटीएस के मुताबिक मैकेनिक का काम करने वाला आतंकी फैजान शेख लोन वुल्फ अटैक की साजिश रच रहा था और सुरक्षा बलों के जवान भी इसके निशाने पर थे, लेकिन वो अपनी साजिश को अंजाम दे पाता इससे पहले मध्य प्रदेश एटीएस ने इसे धर दबोचा। सीएम मोहन यादव ने एटीएस को इस बड़ी कामयाबी की बधाई दी। भारत की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो सकता था। मध्य प्रदेश की पुलिस को एक बार फिर आपके माध्यम से बधाई देता हूं। मध्य प्रदेश एटीएस फिलहाल आतंकी फैजान शेख से पूछताछ कर इसके पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। इसके संपर्क में रहे संदिग्ध लोगों को तलाश किया जा रहा है। तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे विदेश दौरे पर रूस और ऑस्ट्रिया जाएंगे। पीएम मोदी का 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग के बाद अब ये पहला रूस दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 से 10 को रूसी संघ और ऑस्ट्रिया गणराज्य की आधिकारिक यात्रा करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पुतिन के निमंत्रण पर वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान दोनों नेता दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा करेंगे और आपसी हितों के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार रखेंगे। इधर प्रधानमंत्री का रूस दौरा शुरू होने से पहले ही पुतिन ने भारत को गुड न्यूज दे दी। अब भारत में बनी रूसी AK-203 भी सेना को मिलने लगी है। इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर ने भारत को 35,000 AK-203 राइफल रक्षा मंत्रालय को सौंपी है, जिसका ऐलान रूसी पक्ष ने किया। AK सीरीज की अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल AK-203 सैन्य ताकत के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगा। इधर ईरान में भी राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के लिए मतदान हुआ और इससे पहले देश में 28 मई को राष्ट्रपति चुनाव हुआ था, जिसमें किसी भी उम्मीदवार को बहुमत नहीं मिला था और बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने वोट किया तो वहीं दिल्ली में ईरान के दूतावास में भी लोगों ने मतदान किया। ईरान के राजदूत इराज इलाही ने अपना वोट डाला और उन्होंने उम्मीद जताई कि ईरान को जल्द नया राष्ट्रपति मिल जाएगा। ईरान में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के बाद राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हो रहे हैं। ईरान में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए 50% वोट हासिल करना जरूरी होता है। पिछले हफ्ते हुए चुनाव में पदशकियान को 42.5% वोट मिले थे, जबकि सईद जलीली को 38.8% वोट मिले। इस चुनाव में मुख्य मुकाबला कट्टरपंथी सईद जलीली और सुधारवादी मसूद पदशकियान के बीच है। हाथरस में 123 लोगों की मौत का जिम्मेदार बाबा साकार हरि बहुत जल्द पुलिस के शिकंजे में होगा। बाबा की करंट लोकेशन मिल गई है और दावा किया जा रहा है कि बाबा मैनपुरी में बने अपने आश्रम में ही छिपकर बैठा है। और सूत्रों के हवाले से खबर है कि बाबा साकार हरि मैनपुरी के आश्रम में ही आराम फरमा रहा है। मैनपुरी का ये वही आश्रम है जहां 2 जुलाई के बाद बाबा पहुंचा था। 2 जुलाई को दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 4:30 बजे तक बाबा की लोकेशन इसी मैनपुरी आश्रम में मिली थी, लेकिन शाम 4:30 बजे के बाद से बाबा का फोन स्विच ऑफ हो गया और बाबा का कहीं अता पता नहीं चल सका। लेकिन अब इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं कि बाबा हो न हो मैनपुरी के इसी आश्रम में हैं और उसे बचाने की कहीं न कहीं कोशिश की जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बाबा आश्रम में नहीं है तो फिर मैनपुरी आश्रम के बाहर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स क्यों लगाई गई है। दूसरा सवाल ये कि अगर आश्रम में कोई नहीं है तो मैनपुरी पुलिस किसे सुरक्षा दे रही है। तीसरा सवाल ये कि आश्रम के अंदर मीडिया कर्मियों को जाने क्यों नहीं दिया जा रहा। एक तरफ तमाम सवाल हैं तो वहीं दूसरी तरफ जारी है बाबा साकार हरि की तलाश, जो खुद को परमात्मा बताता है, लेकिन 123 लोगों की मौत के बाद से वो अंडरग्राउंड है। बाबा की जैसे जैसे मुसीबतें बढ़ रही हैं वैसे वैसे खत्म हो रहा है उसका काला साम्राज्य, जिसे उसने पाखंड की आड़ में फैला रखा था। 123 लोगों की मौत के लिए बाबा के भक्त सीधे तौर पर बाबा साकार हरि को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और इन्हीं में से एक है गायत्री देवी, जो कल तक बाबा की भक्त थी। इन्होंने सत्संग के लिए 10,000 रुपए का गुप्त दान किया था, लेकिन 123 लोगों की मौत के बाद गायत्री देवी का बाबा के पाखंड से भरोसा उठ गया है। बाबा तो बोलते थे कि हम मरे हुए लोगों को जिंदा करें। अगर ऐसे ही बाबा थे तो जो लोग इतनी घटना हुई थी क्यों नहीं उन्हें सुदर्शन चक्र चलाया था? चलाते जनता बच जाती। गायत्री देवी इन सेवादारों की लिस्ट में शामिल हैं जिन्हें पुलिस हादसे के लिए जिम्मेदार मानकर तलाश रही है, लेकिन गायत्री देवी ने कहा है कि उनका कोई कसूर नहीं है और उनको फंसाया जा रहा है। इन्होंने मेरा नाम लिस्ट में सबसे नीचे लिख दिया। क्यों लिखा था इसने?
और उसमें मोबाइल नंबर भी देख दिया। हमारे पैसे हम जब दान दिया फेंक देते। दरअसल हाथरस में भगदड़ के लिए पुलिस बाबा और कार्यक्रम के आयोजकों को जिम्मेदार मान रही है। पुलिस की तरफ से 78 आयोजकों की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें गायत्री देवी का नाम भी शामिल है और उन्हें दोषियों की लिस्ट में शामिल किया गया है। आम भक्तों को तो छोड़ो, बाबा ने अपने सेवादारों को भी नहीं छोड़ा। भोले भाले लोगों की मजबूरी का फायदा बाबा ने बखूबी उठाया। जिनसे जितना माल बाबा लूट पाया उनसे उतना माल लूटा। लेकिन बाबा के इस बहकावे में मैनपुरी के लोग बिल्कुल नहीं आए। चूंकि मैनपुरी के बिछवा गांव के लोग शुरू से ही बाबा को परमात्मा नहीं बल्कि पाखंडी मानते थे, इसीलिए बाबा के आश्रम के आसपास रहने वाले लोग कभी बाबा का चमत्कार देखने नहीं गए। नहीं, मैं नहीं गया। मैं उन पे विश्वास नहीं करता हूँ। नॉट बिलीव। बताते बाबा बड़ा चमत्कारी है। हमारे हिसाब से तो नहीं है। आप बिछवा गांव में होकर भी नहीं। देखिए ऐसा है, कोई इंसान साधु हो सकता है, संत हो सकता है, लेकिन वो भगवान नहीं हो सकता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि बाबा लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनको ठगता है और अपनी जेबें भरता है। बाबा के अंदर शक्ति है तो बाबा जाने, हमने तो कभी देखा ही नहीं। अगर शक्ति होती तो ये मर के ही जाते। हाँ, हमने कहीं गए ही नहीं। हम तो भगवान पे विश्वास करते हैं। चूंकि अब ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, इसलिए बाबा की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। सत्संग में मची भगदड़ के मामले में एसआईटी ने शासन को अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है। और एसआईटी ने योगी सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी है, वो रिपोर्ट करीब 250 पन्नों से ज्यादा की है। इस रिपोर्ट में 130 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं जो भगदड़ के समय वहां मौजूद थे। इस रिपोर्ट में हादसे के कारण जैसे लापरवाही और अनदेखी का जिक्र है। वहीं जांच रिपोर्ट में बाबा के पाखंड और सेवादारों की भूमिका के बारे में भी लिखा गया है। वहीं रिपोर्ट में सत्संग के दौरान ड्यूटी पर तैनात रहे पुलिस कर्मियों की भूमिका का भी जिक्र है। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र भी किया गया है कि दलदली जमीन पर पूरे आयोजन को कराया गया था। इसके साथ साथ सेवादारों की भूमिका भी रिपोर्ट में बताई गई है। ये जांच रिपोर्ट एडीजी के नेतृत्व में बनाई गई है और इस जांच रिपोर्ट के आधार पर जल्द ही बाबा के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। बाबा भले ही 2 जुलाई के बाद से फरार चल रहा है, लेकिन अपने वकील के जरिए बाबा साकार हरि लगातार कानून के दांव पेच से बचने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। चूंकि हाथरस भगदड़ मामले में पुलिस ने बाबा के मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है, साथ ही गैर जमानती वारंट जारी किया है। इसीलिए बाबा के वकील एपी सिंह ने बाबा और उसके मुख्य सेवादार देव प्रकाश मधुकर को बचाने की कवायद शुरू कर दी। वकील एपी सिंह ने दावा किया कि देव प्रकाश मधुकर भागा नहीं है, बल्कि दिल का मरीज है और अस्पताल में इलाज करा रहा है। इनाम की हमें कोई बात नहीं, हम बहुत जल्दी आपको विश्वास देते हैं आपके माध्यम से, पूरी तरह से बहुत जल्दी जैसे ही डॉक्टर बताएंगे कि स्टेबल हैं, ठीक है, हम उन्हें पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। दरअसल देव प्रकाश मधुकर हाथरस का ही रहने वाला है। घटना के बाद से वो अपने पूरे परिवार के साथ फरार है। जिस सत्संग में यह हादसा हुआ उसका मुख्य आयोजनकर्ता यही है। सत्संग के संचालन में 78 लोग शामिल थे, जिनके ऊपर पुलिस ने धारा 105, 110, 126, 223, 238 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बाबा के काले कारनामों की परत दर परत खुलती जा रही है। बाबा के पाखंड का सबसे बड़ा सबूत जी न्यूज के हाथ लगा। और बाबा साकार हरि की कुछ ऐसे वीडियो सामने आए जिसमें बाबा भगवान विष्णु के अवतार में नजर आ रहा है। वीडियो में पाखंडी बाबा को 4 हाथ वाले विष्णु अवतार में देखा जा सकता है। उसके एक हाथ में शंख है तो दूसरे हाथ पर चक्र। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कैसे सूट बूट और महंगी घड़ी पहनने का शौक रखने वाला बाबा खुद को भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की तरह अपने आप को भक्तों के सामने पेश करता था और खुद को चक्रधारी विष्णु की तरह दिखाकर लोगों को अपने माया जाल में फंसाता था। बाबा साकार हरि की कई तस्वीरें तो कल के अवतार में भी हैं। इन वीडियो और तस्वीरों से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाबा हर वो हथकंडा अपनाता था जिससे लोग उसे भगवान माने और कलयुग में लोग उसे भगवान विष्णु का अवतार मानकर उसकी पूजा करें। वहीं बाबा साकार हरि के पुराने भक्तों ने कई और बड़े खुलासे भी किए। बाबा के पुराने भक्तों ने आरोप लगाया कि बाबा साकार हरि ने सम्मोहन के लिए एक बार तंत्र साधना भी की थी। बाबा साकार हरि के कुछ भक्तों का दावा है कि बाबा तंत्र साधना भी करता है। लोगों को सम्मोहित करने के लिए बाबा साकार हरि अपनी आंखों में उल्लू वाला काजल लगाता है। कुछ लोगों का तो ये भी आरोप है कि बाबा तंत्र साधना में उल्लू का इस्तेमाल करता है। भक्तों का भी ये कहना है कि बाबा नारायण साकार हरि की आंखों में कुछ है जिसकी वजह से सत्संग में आए सभी लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। बाबा की आंखों को देखा है हमने? बाबा की आंखों में क्या बताएं, हम पहले जब जुड़े तो ऐसा पर्दा लग रहा फिर जी को, और वह पर्दा में खूब ऐसी आंख चलती देखी ने। बाबा की आंखों की खासियत क्या है, देखी है कभी?
आँखों की खासियत हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ऑटोमेटिक देखो वहाँ आने से हमें कुछ खिंचाव मेरा हुआ। बाबा की आंखों में खासियत है, वो नारायण साकार ही जाने उनकी आंखों में क्या है क्या नहीं। लोग धीरे धीरे बाबा के पाखंड को समझ रहे हैं। लोगों को ये समझ आने लगा है कि बाबा में कोई चमत्कारिक शक्तियां नहीं है, लेकिन उन परिवारों को अभी तक न्याय नहीं मिला जिन्होंने मौत के सत्संग में अपनों को खो दिया, और उन्हें अभी भी न्याय का इंतजार है। आज राहुल गांधी ने अलीगढ़ के पिलखाना गांव पहुंचकर छोटे लाल के परिवार से मुलाकात की। छोटे लाल ने सत्संग में मची भगदड़ में अपनी पत्नी और अपने छोटे बच्चे को खोया है। इस हादसे के बाद छोटे लाल के परिवार में कोहराम मचा है। चारों बेटियों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जब राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार से आप बीती पूछी तो एक बच्ची राहुल गांधी के गले लगकर फफक फफक कर रोने लगी। राहुल गांधी से मिली एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि कैसे इस हादसे में उनके परिवार की खुशियां उजड़ गईं। राहुल जी ने मुलाकात की, क्या कहा आपसे, क्या कहा राहुल जी ने? वो ये समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे आपकी, आप टेंशन न लें। मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे, आप टेंशन। अलीगढ़ में राहुल गांधी ने करीब 25 मिनट तक पीड़ित परिवारों से मुलाकात की और फिर वहां से निकल गए। और इसके बाद राहुल गांधी हाथरस भी पहुंचे। यहां के विभव नगर में बने एक पार्क में राहुल गांधी ने मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात की। और हाथरस में राहुल गांधी ने भगदड़ में जान गंवाने वाली आशा देवी, मुन्नी देवी और ओमवती के परिवार वालों से बातचीत की और उन्हें ढांढस बंधाया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें राहुल गांधी पीड़ित परिवारों के साथ पार्क में बैठे नजर आए। उनके चारों ओर पीड़ित परिवार के लोग बैठे थे जो घटना के बारे में उन्हें जानकारी दे रहे थे। राहुल गांधी को आप बीती सुनाते सुनाते कई लोगों की आंखें तक भर आई, जिसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें गले से लगा लिया। राहुल गांधी ने पीड़ित परिवार के साथ सेल्फी भी खिंचाई। इसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा किया। प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पेंसेशन सही मिलना चाहिए। ये तो सिर्फ ट्रेलर है, कई ऐसे रहस्य हैं जो बाबा के मैनपुरी वाले आश्रम में दफन हैं। और इन्हीं में से एक रहस्य है आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की गुमशुदगी का, जो बाबा के आश्रम में सत्संग सुनने तो आए लेकिन लौटकर घर नहीं गए। इन्हीं में से एक बुजुर्ग है महावीर, जो 21 मई को बाबा का सत्संग सुनने के लिए आए थे लेकिन उसके बाद से लापता है। इस विषमा सत्संग बोले मम्मी पापा दो जन आए थे, यहाँ से गाँव हो गए वो। अच्छा, मम्मी भी नहीं है? मम्मी तो घर पहुँच गई, मम्मी ढूंढती नहीं, रात भर मिले नहीं वो। मगर यहाँ जो कार्यकर्ता से बोला ढूंढ दो, वो बोले यहाँ पर कोई मरे हो खोने का ऐलान नहीं होता है। महावीर को बाबा के आश्रम से धरती निकल गई या आसमान खा गया, ये कोई नहीं जानता, लेकिन बुजुर्ग के ना मिलने से उसके परिवार वाले बेहद परेशान हैं। और यहाँ आश्रम पर 21 मई को एक बुजुर्ग है जिसका नाम महावीर है, वो यहाँ आश्रम से गायब हो गया था। और फिर उसके बारे में उसके जो बेटा है वो यहाँ आश्रम पर पहुँचता है जानकारी लेने के लिए, लेकिन कोई जानकारी जो है आश्रम की तरफ से नहीं दी जाती है। परिवार के लोग बुजुर्ग की तलाश में चप्पा चप्पा छान रहे हैं, लेकिन पीड़ित परिवार की ना तो सेवादार मदद कर रहे हैं और ना खुद को परमात्मा का दर्जा देने वाला बाबा कोई मदद कर रहा है। इसलिए एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। महावीर के बेटे का आरोप है कि वो अपने पिता को ढूंढने के लिए कई बार बाबा साकार हरि के आश्रम गया, लेकिन हर बार उसे वहां से भगा दिया गया। जिसके बाद से अपने बुजुर्ग पिता की तलाश कर रहे पीड़ित परिवार ने एक पोस्टर बाबा के आश्रम के बाहर लगा दिया था, लेकिन उस पोस्टर को भी अब किसी ने फाड़ दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार ये पोस्टर किसने हटाया? क्या जो बाबा के समर्थक थे उन्होंने इस पोस्टर को हटाया है, या फिर कोई और शख्स आकर के इस पोस्टर को यहाँ से हटा करके चला गया? बीते दिनों पीड़ित परिवार की मदद करने के लिए जी न्यूज संवाददाता ने भी आश्रम के सेवादारों से बातचीत की थी, लेकिन बाबा के सेवादारों ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। प्रवासी स्थल से कहाँ खोए? यहाँ तो खोए हुए और मिल रहे हैं, यहाँ खोए हुए मिलते हैं, यहाँ कोई खोता नहीं है भैया। आरोप है कि बाबा का आश्रम में एक ऐसा रहस्य लोक है जिसमें लोग सत्संग सुनने तो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग लौटकर नहीं आ पाते, और ऐसे लोगों की संख्या दर्जनों में बताई जा रही है जो बाबा साकार हरि के आश्रम से गए मगर अचानक से गायब हो गए। और आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। जो बाबा ये दावा करता था कि उसके दर्शन मात्र से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, वो खुद पुलिस से छिपकर बैठा है, लेकिन इसके बावजूद कुछ लोगों में बाबा को लेकर अंधविश्वास अभी भी बरकरार है।
और तमाम लोग अभी भी ऐसे हैं जो 123 लोगों की मौत के लिए बाबा को जिम्मेदार नहीं मानते। ऐसी ही एक हैरान करने वाली तस्वीर मैनपुरी के बिचुआ गांव से सामने आई, जहां कुछ लोग बाबा की तस्वीर को भगवान की तरह पूजते दिखे। ये लोग हाथ जोड़कर बाबा की तस्वीर के सामने खड़े थे और बाबा साकार हरि की पूजा कर रहे थे। अभी मैं आपको देख रहा था, अभी आप नहाए हैं और नहाते ही 11 बजे आपने कुछ वंदना कर रहे थे। थोड़ा बताइए किस तरीके की वंदना करते हैं, क्या बोलते हैं? हे मेरे नारायण साकर हरि सिंधु करुणा कीजिए। इन लोगों ने बताया कि ये हर दिन सुबह शाम ऐसे ही बाबा की आरती करते हैं, क्योंकि ये बाबा को अभी भी परमात्मा मानते हैं और इनका मानना है कि ईश्वर कभी गलती नहीं करते। इसलिए हाथरस की इस घटना के लिए ये लोग बाबा को जिम्मेदार नहीं मानते। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में 14 साल बाद कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता से बाहर हो गई और लेबर पार्टी की वापसी हुई। कीर स्टार्मर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे। ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में लेबर पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। साथ ही भारतवंशी ऋषि सुनक का शासन खत्म हो गया है। यूके में कुल 650 संसदीय सीट हैं, जिनमें लेबर पार्टी ने 400 से ज्यादा सीट्स हासिल की हैं। तो वहीं लिबरल डेमोक्रेट को 71 सीट ही मिली हैं। नतीजों का ऐलान होते ही ऋषि सुनक ने हार स्वीकार कर ली है और लेबर पार्टी के कीर स्टार्मर को बधाई दी है। तो वहीं दूसरी तरफ लेबर पार्टी के खेमे में जश्न शुरू हो गया है। वहीं जीत के बाद लेबर पार्टी के नेता और भावी प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने जीत पर जनता को धन्यवाद दिया है। ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सत्ता में आने से भारत के साथ संबंधों को लेकर भी अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि लेबर पार्टी कुछ मसलों पर भारत के साथ विचार मेल नहीं खाते हैं। कीर स्टार्मर जल्द ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बाद भारत के साथ नई सरकार का रुख क्या होगा, ये अहम बात है। दरअसल कश्मीर मुद्दे पर लेबर पार्टी का कड़ा रुख रहा है। 2019 में जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर लेबर पार्टी ने आपत्ति जताई थी, लेकिन इस बार के चुनाव में प्रचार के दौरान कीर स्टार्मर ब्रिटिश भारतीयों के साथ साथ भारत को भी लुभाने की कोशिश करते देखे गए। तो वहीं अगर कंजर्वेटिव पार्टी की हार की वजहों पर नजर डाली जाए तो भारतीय मूल के लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ी। इस चुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी को ब्रिटेन में रहने वाले भारतीयों का साथ नहीं मिला। ब्रिटेन में मौजूदा समय में भारतीय मूल के 18 लाख के आसपास वोटर्स हैं। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था ऋषि सुनक के गले की फांस बन गई है। इसके अलावा कंजर्वेटिव पार्टी की आंतरिक कलह भी हार की बड़ी वजह रही। आंतरिक कलह की वजह से पिछले 5 साल में 4 प्रधानमंत्री बने। लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ब्रिटेन के 58वें प्रधानमंत्री होंगे। कीर का व्यक्तित्व ऋषि सुनक से एकदम उलट है। भारतवंशी सुनक जहां खुद को धार्मिक बताते रहे हैं, वहीं कीर भगवान में यकीन नहीं करते हैं। स्टार्मर पढ़ाई के दौरान ही महज 16 साल की उम्र में लेबर पार्टी के यूथ विंग यंग सोशलिस्ट से जुड़े। वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद 1987 में लंदन में बतौर बैरिस्टर मानवाधिकार, क्रिमिनल डिफेंस वर्क जैसे मामलों पर काम करना शुरू किया। कीर ब्रिटेन में राजशाही के खिलाफ रहे हैं। इसके बावजूद कानून के जरिए लोगों की भलाई करने के लिए उन्हें राजमहल से नाइटहुड की उपाधि मिली। कीर साल 2020 में लेबर पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। कीर ने लेबर पार्टी के सत्ता में आने पर भारत के साथ संबंध सुधारने और मुक्त व्यापार समझौतों को आगे बढ़ाने पर हमेशा अपनी पार्टी का रुख व्यक्त किया है। चुनाव अभियान के दौरान कीर ने यूनाइटेड किंगडम से हिंदू फोबिया को खत्म करने की बात भी कही। निजी और सरकारी संस्थाओं में तबादला होना एक आम बात है, लेकिन प्रयागराज के बिशप जॉनसन गर्ल्स विंग स्कूल में प्रिंसिपल की अदला बदली फेयरवेल पार्टी के साथ नहीं, बल्कि लड़ाई झगड़े और धक्का मुक्की के साथ हुई। कुछ लोग महिला प्रिंसिपल के पास पहुंचे और उन पर जबरन प्रिंसिपल पद छोड़ने का दबाव बनाने लगे। जब महिला प्रिंसिपल ने इसका विरोध किया तो कुछ लोगों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और उनका मोबाइल तक छीन लिया। इसके बाद भी जब प्रिंसिपल ने कुर्सी नहीं छोड़ी तो उन्होंने कुर्सी समेत प्रिंसिपल को बाहर कर दिया और दूसरी महिला को कॉलेज का नया प्रिंसिपल घोषित कर दिया। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच उत्तरकाशी में गंगोत्री से गौमुख पैदल मार्ग पर अचानक ग्लेशियर के आने से एक पुल ढह गया, जिसके बाद गोमुख गए करीब 40 कांवड़िये वहां फंस गए। इसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य में जुट गई। एसडीआरएफ के लोगों ने नदी में एक तरफ से दूसरी तरफ एक रस्सी बांधी और फिर उस रस्सी को पकड़कर सभी कांवड़िये सुरक्षित बाहर निकल आए। बिहार में एक के बाद एक पुलों के गिरने का सिलसिला थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश से भी पुल बहने की खबरें सामने आने लगी। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के देवरिया का है।
जहां बारिश के बाद पानी के तेज बहाव में बन रहे पुल का एक हिस्सा बह गया। दरअसल आसपास के गांवों के लोगों की सुविधा के लिए नदी पर कच्चा पुल बनाया जा रहा था। बताया गया कि आधे से ज्यादा पुल बनकर तैयार भी हो गया था, लेकिन भारी बारिश की वजह से नदी में पानी का बहाव तेज हो गया और देखते ही देखते तेज बहाव में पुल बह गया। बताया गया कि पुल के बह जाने से आसपास के 10 से ज्यादा गाँव का संपर्क टूट गया। हालांकि दावा किया गया कि पुल बनाने का काम फिर से शुरू किया जाएगा और जल्द ही इसे पूरा कर लिया जाएगा। देश भर में हो रही मानसून की बारिश के बीच मौज मस्ती के लिए देहरादून पहुंचे कुछ युवकों की जान खतरे में पड़ गई। यहां पिकनिक मनाने गए 10 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में कई युवक पानी के तेज बहाव की वजह से नदी के बीच में फंसे नजर आए। बताया जा रहा है कि सभी युवक पिकनिक मनाने के लिए टूरिस्ट स्पॉट गुच्चू पानी गए थे। इस दौरान वे घूमते घूमते नदी पार कर गए। तभी बारिश के बीच अचानक टोंस नदी का जलस्तर बढ़ गया और नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद 10 युवक पानी के बहाव में फंस गए। युवकों के नदी में फंसने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने सभी को रस्सी के सहारे बाहर नदी से सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड में कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद मौसम विभाग ने लोगों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी जारी की है। इसके बावजूद लोग पिकनिक मनाने और सेल्फी लेने के लिए मौसम विभाग और प्रशासन की नसीहत को दरकिनार कर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से हो रही मानसूनी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। भारी बारिश के बाद राज्य का जो कई नदी हैं उसमें उफान पर है वो, और वहीं कई इलाकों में लैंडस्लाइड भी हुआ है और कई जगहों से लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आई हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरासू बैंड के पास लैंडस्लाइड हुआ और पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरकर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से हाईवे बंद हो गया और हाईवे के दोनों ओर कई गाड़ियां फंस गईं। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग को जोड़ने वाले करीब 80 साल पुराने टनल का आगे का हिस्सा टूटकर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह हादसा देर रात करीब 2 बजे हुआ। टनल टूटने की वजह से रुद्रप्रयाग गौरीकुंड रास्ते पर यातायात प्रभावित हुआ। वहीं बद्रीनाथ धाम में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद नदी खतरे के निशान से ऊपर चली गई और नारद कुंड समेत कई घाटी इलाके जलमग्न हो गए। पुलिस प्रशासन ने यात्रियों को नदी के किनारे से सटे भवनों के आसपास के इलाके में न जाने की सलाह दी है। असम में लगातार हो रही बारिश की वजह से राज्य के 29 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। राज्य में ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और इसी वजह से लोग दहशत में हैं। और भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाके डूब गए, जिसके बाद चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। बाढ़ और बारिश का सबसे ज्यादा असर असम मोरीगांव जिले में हुआ, जहां बाढ़ से सड़कों पर सैलाब बहता दिखा। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके डूब गए और लोगों के घरों में भी पानी घुस गया और सारा सामान बह गया। लोग नाव बनाकर एक जगह से दूसरी जगह जाते दिखाई दिए। डिब्रूगढ़ में भी बाढ़ और बारिश से हालात बेहद खराब हो गए। यहाँ रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का पानी पहुँच गया है। वहीं नौगांव जिले में भी लोग बाढ़ से बेहाल दिखे। यहाँ आई बाढ़ के बाद जुगाड़ की नाव बनाकर एक दुल्हन की विदाई की गई। असम में बाढ़ और बारिश से 29 जिलों के 21 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। प्रशासन बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू कर रहा है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और राज्यपाल ने बाढ़ ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली। असम में बाढ़ के बीच बाघ का आतंक बढ़ गया है। जंगल में पानी भरने की वजह से टाइगर रिहायशी इलाकों में पहुंच गए हैं और लोगों पर हमला कर रहे हैं। असम के नगांव में एक खूंखार बाघ का आतंक देखने को मिला, जो गांव के करीब धान के खेतों में नजर आया और दहाड़ते हुए ग्रामीणों पर हमला करने की कोशिश में दिखाई दिया। इसके बाद शुरू हुआ बाघ को भगाने का अभियान। बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडों के साथ इकट्ठा हुए और टाइगर को भगाने में जुट गए। काफी हल्ला मचाने के बाद बाघ खेत में तेजी से भागने लगा और गांव के बाहर पहुंच गया। ऐसा माना जा रहा है कि भोजन की तलाश में बाघ अभयारण्य से बाहर निकल गया। रोबो तकनीक में चीन लगातार महारत हासिल कर रहा है। अब चीन ने एक नया 2 फुट का रोबोट बनाया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि शंघाई में हो रहे 2024 विश्व एआई सम्मेलन में जब इसका प्रदर्शन किया गया तो ये रोबोट लोगों के बीच कौतूहल का विषय बना रहा। किसी जानवर की तरह 2 टांगों पर खड़े इस रोबोट को कई लोग अपने पैरों से मारकर गिराने की कोशिश करते रहे, लेकिन हर बार ये रोबोट खड़ा होने में कामयाब रहा। लोग चारों तरफ से रोबोट को घेर कर खड़े रहे और जिस तरफ रोबोट जाता उधर से उसे लात और घूंसे मारकर गिराने की कोशिश की जाती, लेकिन रोबोट को नीचे गिराने में कामयाबी नहीं मिली। ये रोबोट लोगों को गोल गोल नाचकर भी दिखाता रहा। 2 पैरों वाले इस रोबोट P1 को चीनी टेक फर्म लिमेक डायनामिक्स ने इस रोबोट को तैयार किया है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के अब तक आपने तबाही के तमाम मंजर देखे होंगे, लेकिन युद्ध क्षेत्र से इस बार एक खौफनाक तस्वीर आई है जो बेहद ही हैरान करने वाली है। युद्ध के बीच हेरसोन के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। ये आग 30 किलोमीटर दूर से भी नजर आ रही है। यह आग रूस के कब्जे वाले इलाके में लगी है और इस आग में रूस के भारी मात्रा में गोला बारूद तबाह होने की खबरें हैं।
वीडियो में रूस के सैनिक भागते हुए दिखाई दे रहे हैं और चिल्लाते हुए आग से बचने की कोशिश भी कर रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन में रूस लगातार मजबूत हो रहा है। पुतिन ने यूक्रेन और उसके पश्चिमी सहयोगी देशों पर दबाव बनाने के लिए फिर से परमाणु युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके तहत रूस ने अपनी महाविनाशक इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल RS-24 YARS के जरिए परमाणु हमले का अभ्यास किया। रूस ने जो वीडियो जारी किया उसमें दिखाया गया कि मोबाइल व्हीकल के जरिए RS-24 YARS को तैनाती के लिए लाया जा रहा है। रूस ने दिखाने की कोशिश की कि वो अपने महाविनाशक हथियार को कितनी तेजी से परमाणु हमले के लिए तैयार कर सकता है। किसी अज्ञात स्थान पर जाकर रूस के सैनिक RS-24 YARS को लॉन्च करने के लिए तैयार करते दिख रहे हैं। रूस की इस महाविनाशक मिसाइल का रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जिसकी रेंज में पूरा यूरोप और अमेरिका भी आता है। इससे पहले रूस इस्कंदर और कैलिबर मिसाइलों के साथ परमाणु युद्धाभ्यास कर चुका है। पुतिन ने धमकी दी है कि रूस की संप्रभुता को खतरा हुआ तो वो परमाणु हमला कर सकते हैं। यूरोप का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी फिर से धधकने लगा है और इसकी वजह से कई महत्वपूर्ण हवाई अड्डों को बंद करना पड़ा है। दरअसल माउंट एटना से लाल गर्म लावा की जो धाराएं हैं वो आसमान को काले धुएं और राख से ढकती नजर आ रही हैं, जो इस इलाके से हवाई यातायात के लिए खतरनाक है। ज्वालामुखी से लावा फूट रहा है, जिससे आसपास के लोगों में भी डर बढ़ गया है। एटना के वोरागिन क्रेटर से 4 साल के बाद इसी हफ्ते जोरदार धमाकों के साथ गर्म लावे का बिखराव शुरू हुआ, जिससे दूर दूर तक राख, लावा और काला धुआं बिखर गया। मैग्मा की संरचना की वजह से एटना और स्ट्रोम्बोली सबसे विस्फोटक ज्वालामुखी हैं, जिनमें और बड़ा धमाका होने की आशंका जाहिर की जा रही है। अर्जेंटीना में मजदूरों का प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। नौकरी पर खतरा मंडरा है तो मजदूर सड़कों पर उतर आए, जिसके बाद राजधानी ब्यूनस आयर्स की सड़कों पर हजारों मजदूर उतर आए। ये मजदूर हाथों में बड़े बड़े प्ले कार्ड लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। ये विरोध प्रदर्शन सरकार के एक फैसले की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से एक बार में ही 15,000 से ज्यादा लोगों की नौकरी पर खतरा मंडराने लगा है। राष्ट्रपति जेवियर माइली ने सार्वजनिक खर्च में कटौती करने के लिए 75,000 से ज्यादा छंटनी का आदेश दिया था, जिसकी वजह से कई सरकारी दफ्तरों से लोगों को नौकरियों से निकाला जाएगा। इस फैसले के विरोध में उतरे लोगों ने विरोध के प्रतीक झंडे लहराए और नीले रंग का धुआं छोड़कर विरोध प्रदर्शन किया। Z News।